जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत सर। बच्चों ये वीडियो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा चैप्टर नंबर 5 का हिस्ट्री के। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बच्चों मैंने हर वीडियो के एंड में नोट्स जरूर दे दिए थे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे लगे होंगे। अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट होता है या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ज़रूर मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस टॉपिक को क्या है कि अशोक और उसका धम्म। अब भाई ये धम्म क्या होता है, ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि धम्म किसे कहा जाता है। तो चलो ध्यान से देखना कि धम्म किसे कहा जाता है। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, प्रजा यानी उनके लोगों के लिए, तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। यानी कि धम्म का मतलब क्या है, नैतिक उत्थान के लिए। यानी अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म का जो है विकास किया। धम्म मतलब क्या है, कुछ नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान मतलब क्या होता है कि समाज का भला हो जिन चीज़ों से, ठीक है, जिसमें गुड मैनर्स सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे अशोक ने धम्म में अपने क्या क्या नियम बताए हैं कि भाई हाँ, जैसे आज हमारे लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ जैसे बोल सकते हैं गुड मैनर्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे धम्म बोली गई। तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ धम्म का निर्माण किया। कुछ बातों का जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा, जैसे बड़ों का आदर करना, जैसे बड़ों का आदर करना। यानी कि भाई अशोक साफ साफ बोलते थे कि हमें अपने से बड़ों का आदर जरूर करना चाहिए और शिष्यों को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, ये भी धम्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, यानी कि हमें अच्छा भाव रखना चाहिए। किसके प्रति? सन्यासियों के लिए और ब्राह्मणों के प्रति हमारे मन में जो है एक सद्भावना, यानी कि अच्छी भावना होनी चाहिए, उदारता वाली भावना होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि सेवकों और दासों के साथ जो है उदार व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोली है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, सेवकों के साथ और दासों के साथ जो है हमें उदार व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छा व्यवहार करें हम अपने से जो नीचे लोग हैं। हमें देखो आजकल के टाइम पे क्या है, लोग घमंडी हो गए हैं। ठीक है, तो उस घमंड का करना ही क्या फ़ायदा, कौन अपने साथ लेकर जाता है ना, सारी चीज़ें। तो आपके पास एक चीज़ आप लोग याद रख लेना कि आपके पास जितना भी धन दौलत या शोहरत कुछ भी आ जाए, लेकिन हाँ जीवन भर एक चीज़ याद रखना कि अपने साथ घमंड कभी भी मत आने देना। घमंड हर चीज़ को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए अशोक ने जो है ये सारी बातें रखी। दूसरे के धर्मों का आदर करना, कभी भी देखो दूसरे के धर्म का अपमान मत करना। अगर अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरे के धर्म का अनादर मत करना, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, धम्म महामात की नियुक्ति, यानी कि धम्म की नियुक्ति इन्होंने करी और एक तरीके से अपना जो नैतिक उत्थान इन्होंने बताया वो आगे चलता रहे, इसके लिए सब लोग उसका पालन करें और बढ़िया तरीके से समाज के अंदर रहें सब लोग। ठीक है, तो इसीलिए धम्म अशोक ने बनाया था। क्लियर हो गया। अशोक का धम्म मैंने बता दिया अच्छे तरीके से कि कुछ नैतिक उत्थान के लिए या हमारी बुद्धि का विकास हो, उसके लिए अशोक ने कुछ नैतिक नियम बनाए थे, जिसमें सारी गुड मैनर्स वाली चीज़ें दे दी थी अशोक ने। क्लियर हो गया? मजा आया? तो चलो देखते हैं आगे कि मौर्य वंश का पतन कैसे हो गया भाई, है ना। अगला टॉपिक क्या है, मौर्य वंश का पतन। तो देखो ये तो हम जानते हैं अशोक की जब तक मृत्यु नहीं हुई थी तब तक मौर्य वंश काफ़ी ठीक ठाक मतलब बढ़िया से चला था, बहुत अच्छे तरीके से चला। लेकिन हाँ, जैसे ही उसके बाद अंत हुआ, अशोक सम्राट का मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है इनका वंश धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अंतिम शासक मैंने आप लोग को बता दिया, वृहदत्त थे, पुष्यमित्र शुंग थे जिन्होंने इनका वध कर दिया था। इनके ही सेनापति थे वो, ठीक है, वृहदत्त के। तो चलो देखो, बोलते हैं ना अपना ही अपनों को खा जाता है, अपना ही अपनों को जो है बर्बाद कर देता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलो देखो, तो अशोक की मृत्यु के बाद यह वंश जो है खत्म हो गया। और क्या क्या रीज़न था इनके जो वंश खत्म होने के पीछे? तो सबसे पहला था कमज़ोर उत्तराधिकारी, यानी कि भाई जब उत्तराधिकारी ही कमज़ोर होगा तो वंश तो चलेगा नहीं। तो इसी वजह से जो बोला गया कि कमज़ोर उत्तराधिकारी के वजह से जो है इनके वंश का पतन हो गया। दूसरा कारण आंतरिक विद्रोह के कारण, यानी कि जब आपस में ही लोग विद्रोह कर देंगे, आपस में ही लोग कलह मचाएंगे, जब हमारे घर में ही लड़ाई होगी तो बाहर वालों को तो आने का मौका मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो यही चीज़ है, अगर हम अपने देश के अंदर ही क्या कर दें, लड़ाई दंगे फसाद ये सारी चीज़ करें तो हमारा देश तो कमज़ोर होगा ही। इसी बदौलत बाहर के लोगों को आने का मौका मिलेगा और वो हमारा वध कर देंगे। इसीलिए अंदरूनी लड़ाई कभी नहीं होना चाहिए।
हमारे देश में क्या हिंदू मुसलमान सब आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते हैं, फालतू में लड़ते हैं। ये क्या करें, अगर एकजुट होकर रहें तो कभी भी कोई हमारे देश पर हमला नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। तो चलो देखो, उसके बाद क्या है, विदेशों में राजदूतों का ना होना। अगर भाई विदेशों में इनके राजदूत, मौर्य वंश के राजदूत होते तो इतनी जल्दी इनका पतन नहीं होता, क्योंकि खबरी होते हैं वो, ठीक है, इधर से उधर सारी बातें करते रहते हैं, पता लगता है, इस वजह से इनका पतन हो गया। एक और कारण है विदेशी आक्रमण, ठीक है। हमें परफेक्ट तो नहीं पता कैसे कैसे क्या है, लेकिन ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो है इनके पतन का कारण बनी। विदेशी आक्रमण हो गया, धन की कमी, हाँ एक चीज़ मेन होती है भाई, धन की कमी। अगर पैसा नहीं रहा तो साम्राज्य तो अंत होना ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना, मज़ा आ जाएगा। बस बने रहो साइमन क्लास के साथ, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगर कहीं से भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ तरीके से। चेन जब शुरू करिए एंड तक जरूर ले जाऊँगा, मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ, ठीक है। मदद करूँगा तगड़े तरीके से, बस आप लोग को भी मदद करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ, लाइक करो जरूर वीडियो को, कमेंट भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। CBSE वाले बच्चे, NIOS वाले बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की मदद करूंगा, बस आप लोग साथ देना साइमन क्लास का, है ना। चलो देखो, उसके बाद क्या लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, मौर्य शासन के अधीन भारत, यानी कि मौर्य शासन के अधीन हमारा भारत कैसे रहा है, क्या क्या हुआ है इसके अंदर, तो हम ये सारी चीज़ जानने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जरा देखो कि मौर्य शासन के अधीन भारत में राजनीतिक, आर्थिक और कला का विकास काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था कैसे रही है मौर्य वंश के टाइम पे। तो मौर्य शासन में सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये तो बात सबको पता है भाई कि भाई मौर्य वंश में सम्राट जो होगा वो मेन होगा, ठीक है। और राजा की सहायता के लिए एक जो है मंत्री परिषद थी, पूरी एक मंत्री होगी, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए अलग मंत्री परिषद होती है, ठीक है। वैसे ही CM के लिए हमारी यहाँ पे मंत्री परिषद होंगे, वैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि राजनीति में हमेशा राजा की मदद के लिए उनके मंत्री सदैव बने रहते थे, जिसमें अनेक मंत्री होते थे जिन्हें राजा द्वारा चुना जाता था। शासन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, प्रांतीय, जिला, ग्राम, यानी कि जैसे हमारे यहाँ बड़े लेवल की सरकार, फिर उसके नीचे छोटे लेवल की सरकार और छोटे लेवल की सरकार, जिसमें स्थानीय शासन आ जाता है। आज के टाइम पे केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन यानी राज्य शासन, फिर उसके बाद स्थानीय शासन होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी शासन चलाया गया। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक बा। आगे देखो, दूसरी बात है आर्थिक, यानी कि मौर्य शासन के अधीन जो है भारत कैसे चला आर्थिक तौर पे, पैसे के तौर पे। तो मौर्य काल में प्रथम बार भारत की राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी कि मैंने बताया था कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो सारा पैसा का लेखा जोखा जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से। और राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर होता था, यानी जो भूमि से टैक्स वसूला जाता था वो भी जो है यहाँ पर आर्थिक विस्तार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, भूमि पर लगाया गया टैक्स। तो और ये सारी चीज़ें मौर्य काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन दिया गया था। सबको याद रखना है भाई कि मौर्य काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता है, जैसे आज अलग अलग तरीक़ों से होता है, जल से भी होता है, स्थल से भी, ज़मीन से भी और वायु से भी जो है हमारा जो है व्यापार वगैरह होता रहता है। तो आकाश जिसे बोला जाता है, एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर या XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्थिक तौर पे मैंने बता दिया कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे भारत कैसा रहा, अच्छे तरीके से व्यापार वगैरह हुआ जल और स्थल मार्गों से। उड़ान तो थी नहीं कि हाँ हेलीकॉप्टर में जहाज उड़ रहे हैं अशोक सम्राट, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसके बाद क्या है, कला के क्षेत्र में। कला में क्या आता है, जैसे मौर्यकालीन भारत में कला का असाधारण विकास हुआ, यानी बहुत तेजी से विकास हुआ। अशोक के शासनकाल में कला का जो है तेजी से विकास हुआ। अशोक ने स्तूप, स्तंभ, गुफा और भवन जो है बनवाए थे। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने, सबको पता होगा। हमारे 200 के नोट पे देखना आप लोग कि सांची का स्तूप बना हुआ है 200 के नोट पे, हमारे इंडियन करेंसी 200 के नोट पे सांची का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। तो चलो, और अशोक ने सिंह शीर्ष बनवाया था भाई, ठीक है। अशोक का स्तंभ, बहुत मेन चीज़ें हैं जो उनकी ली गई हैं। तो ये यहाँ पर कला के क्षेत्र में मैंने बता दिया, स्तूप वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ जान भी लेते हैं भाई स्तूप क्या थे। देखो, अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। भोपाल के समीप
स्थित सांची का स्तूप, जैसे मैंने अभी बताया भोपाल से 20 मील दूर सांची कनखेड़ा नामक गांव में अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप। और आज भी वो महान मौर्य सम्राट के समय की जो है कला सौंदर्य का द्योतक है। यानी कि आज भी अगर हम देखने जाए ना, भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में सांची कनखेड़ा नामक गांव में सांची का स्तूप देखने को मिल जाएगा। बहुत सुंदर है, एक बार जाना, यात्रा करना। भोपाल से जो बच्चे होंगे वो जरूर देखें और उनको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, है बिल्कुल हीरोइन बन जाओगे। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग स्तंभ सब लोग जानते हैं अशोक का स्तंभ। तो स्तूपों के अतिरिक्त अशोक ने अधिक संख्या में स्तंभों का भी निर्माण करवाया। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर एक अलग पत्थर का मस्तक जो है, मस्तक यानी कि सिंह शीर्ष वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे एक के सिक्के पे होता है, 4 सिंह शीर्ष, 1 2 3 और एक इधर 4 होता है। तो मस्तक के 3 भाग हैं। सबसे नीचे का भाग उल्टी घंटी की तरह है और जिसके जैसे सारनाथ का स्तंभ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तंभ बनवाया है सम्राट अशोक ने। ठीक है, तो चलो देखो लास्ट है हमारा गुफाएं, यानी गुफाओं का भी निर्माण हुआ। गया के समीप बरबरा तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में मौर्यकाल की 7 गुफाएं पाई गई हैं। मौर्यकाल की 7 गुफाएं पाई गई हैं। इसका निर्माण अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने जो है करवाया था। तो ये सारे बच्चों को याद रखना होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करना साइमन क्लास को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी वीडियोस इतनी ज़्यादा धांसू होने वाली हैं जिसका कोई जवाब नहीं। CBSE NIOS सबको कवर करा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ सारी चीज़ें करवा दूंगा। मज़ा इतना आ जाएगा, बस बने रहना साइमन क्लास के साथ। चलो मिलते हैं। अब हम लोगों ने जैसे पॉलिटिकल के 4 चैप्टर कर लिए हैं, हिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है और पॉलिटिकल का अब करेंगे हम लोग 5वां चैप्टर। ठीक है, तो बने रहना साइमन क्लास के साथ तरीके से। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।